आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास है। स्वदेश न्यूज भी इस मौके पर मध्य प्रदेश की कुछ नारियों की कामयाबी की दास्तां आपके सामने लेकर आ रहा है, जिन्होंने अपने अथक और श्रम से ये मुकाम हासिल किया है। हम उनकी कामयाबी की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपके सामने लाएंगे। मध्य प्रदेश की इटारसी जैसे छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने वाली मुस्कान बामने आज फिल्म एवं टीवी कलाकारों के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। 10 साल से ज्यादा समय में बॉलीवुड में काम कर रही मुस्कान का मानना है कि बिना परिवार के करियर में सफलता मिलना मुश्किल है। यशराज प्रोडक्शन समेत तमाम बड़े बैनर में काम कर चुकी मुस्कान का कहना है कि उन्हें परिवार ने काफी सहयोग दिया है। वहीं पर्दे पर अभिनय को लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म में जितना महत्वपूर्ण मेल का कैरेक्टर होता है, उतना फीमेल का भी होता है और दोनों ही बराबर होते हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वेल नोन फिल्म और टेलीविजन कलाकार जो कि हमारे मध्य प्रदेश इटारसी से ही है, मुस्कान बामने। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है जी। आप भी इटारसी से निकल के मुंबई के वर्ल्ड में पहुंची हैं। 10 साल से आप काम कर रही हैं। कई वेल नोन बैनर्स के साथ आपने काम किया, जैसे यशराज, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शंस, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ भी आपने काम किया। हसीना पारकर है, हेलीकॉप्टर एला है, उसके बाद जो सीरीज है अनुपमा। कैसे देख रही अपनी जर्नी को एज ए वुमेन? बहुत ही एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपकी फैमिली देती है, तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और आई गेस अगर आपको किसी भी करियर में मतलब आप जो भी अचीव करना चाहती है उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन जो हम बात सुनते हैं ग्लैमर वर्ल्ड की, मुंबई के फिल्म वर्ल्ड की, टेलीविजन वर्ल्ड की, तो वुमेन को कहीं ना कहीं अभी भी, ठीक है, वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनती हैं, लेकिन उस तरह का दर्जा नहीं मिलता है, उस तरह के रोल्स नहीं मिलते। जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, बड़ी बजट की फिल्में होती हैं, उसमें जो मेन लीड होते हैं, वुमेन एक प्रॉप ही रह पाती है। तो कैसे देखती हैं आप इस चीज को? आई डोंट थिंक सो कि वुमेन, मतलब मेरे हिसाब से एक वुमेन एक प्रॉप नहीं होती। जितना इम्पोर्टेंट एक मेल कैरेक्टर होता है उतना ही फीमेल होता है, क्योंकि जब तक दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि उतना मेल का उठ पाएगा और ना ही फीमेल का उठ पाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों बराबर ही होते हैं। बराबर होते हैं। टेलीविजन में जरूर बहुत ही वुमेन को जो है प्रोमिनेंट रोल्स मिलते हैं। आपका भी ये एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगी आप? उसके लिए तो मतलब वुमेन बेस्ड स्टोरीज होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसा है कि जैसे अनुपमा ही ले लो। अनुपमा ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की कि वो एक हाउस वाइफ थी, हाउ उसका डिवोर्स हुआ, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, सबको साथ में जोड़ना, वो काम औरतें ही सबसे ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं आई गेस। तो वही उसकी जर्नी बताई है और हर वुमेन की लाइफ में ये होता ही है कि वो सबको साथ में लेकर चलती है एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर दैट। कास्टिंग काउच की बहुत बात होती है ग्लैमर वर्ल्ड में, क्या कहेंगी आप? मैंने तो ऐसा कभी 10 सालों में फेस नहीं किया है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे एंड ऑब्वियसली मतलब अगर आप सही रास्ते में जा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपके रास्ते में आएगा कास्टिंग काउच। एंड वही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो, कोई समझदार आपके साथ है, तो आई थिंक उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। चलिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि एज ए वुमेन क्या फील करती हैं? प्रिविलेज्ड फील करती हैं या कभी कभी लगता है कि वो हैंडीकैप फील करती हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती हूँ। हैंडीकैप तो बिल्कुल नहीं। आई एम मतलब एक्चुअली मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि हैंडीकैप और ये सब। मैं बचपन से एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही हूँ और मैंने देखा है कि जितना रिस्पेक्ट हम वहाँ पे भी देते हैं
लेडीज को ऑन सेट उतना ही मतलब ओवरऑल इतना वो नहीं है कि लेडीज को कम दिखा जाता है या वो सबको बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें आपने कही कि आप खुद भी एज ए वुमेन प्राउड फील करती हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि वुमेन होना आपके लिए जो है आपको उसके लिए कम आंका गया हो। क्या मैसेज देंगी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे सब बात करते हैं इक्वालिटी, तो आई थिंक इक्वालिटी तो है, बहुत ज़्यादा है, और लड़कियाँ, हमारी लड़कियाँ कर भी बहुत अच्छा रही हैं, और जो अपना आगे का फ्यूचर अचीव करना चाहती है, जो भी आपका करियर अचीव करना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ उसमें आप अपना 100% दीजिए, और लड़कियाँ कभी किसी से कम नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। तो ये थी मुस्कान बामने जो बता रही थी कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती हैं। स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स पर्सन और ओलंपिक में शूटिंग की कोटा होल्डर चिंकी यादव पेरिस में होने वाले ओलंपिक में परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रही हैं। पिंकी का मानना है कि स्पोर्ट्समैन को बहुत इमोशनल फेस करना पड़ता है। एक समय डिप्रेशन का शिकार हो चुकी चिंकी का कहना है कि अब वह पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं। इनके साथ ही उनको परिवार, फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट मिला है। उनका कहना है कि उन्हें आज भी अपने सपने याद है और वो जोश जुनून के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। केवल कोई चीज, कोई मुकाम हासिल करना ही अचीवमेंट नहीं होता है, उसके बीच में जो रुकावटें आती हैं और उसके कारण जो कई बार हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है और आप उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं, वो भी एक अचीवमेंट है। हमारे साथ इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चिंकी यादव, जो कि मध्य प्रदेश की पहली ओलंपिक में कोटा होल्डर है। और उसके बाद उनको क्या रुकावटें आई, हालांकि वो अब नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हैं जो पेरिस में होगा। आइए इन सब विषय में हम उनसे बातचीत करते हैं। चिंकी यादव, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए, अचीव तो करते हैं, कोशिश सबकी रहती है, लेकिन उस अचीवमेंट, जब हमारा एक मुकाम होता है, हमारी जर्नी हो, तो उसमें जो रुकावटें आती हैं वो भी बहुत जो है, जैसे आप ने कोटा अपना होल्ड कराया था शूटिंग में ओलंपिक्स में, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई, जब जाने का समय आया, तो कुछ ऐसे कारण बने और आप नहीं जा पाई। तो कैसे, क्या परिस्थिति रही, कैसे आपने उस चीज को हैंडल किया? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्मल पर्सन से स्पोर्ट्स पर्सन अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशंस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होते हैं, प्लस उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी होता है। उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एक नॉर्मल लाइफ साइकिल चल रहा है, उनको इतनी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन खुद को भी उसी चीज़ के लिए बहुत तैयार करते हैं। समटाइम्स बहुत हार्ड टाइम भी होता है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और नॉर्मली अगर किसी पर्सन के लिए कहूँ तो उनके लिए भी बहुत हार्ड टाइम होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि सबके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत सिचुएशन बहुत हार्ड होती हैं। बट मैं तो यही कहूँगी कि जो पहले मैं जितनी स्ट्रांग थी, मेरे हार्ड टाइम आने के बाद उन सब से निकलते हुए मैंने खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग पाया है। तो ये सारा जो आपके साथ हुआ, मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया था, आप डिप्रेशन में भी चली गई थी, कैसे आप अपने आप को उभार पाई? बेसिकली मेरे साथ मेरे बहुत सारे सपोर्ट में भी हैं। मेरी फैमिली बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद मेरा सपोर्ट स्टाफ है, तो सबको देख के, सबसे बातें करके मैंने खुद को उन चीज़ों से बाहर निकाला, और मुझे मेरे सपने याद हैं, अभी भी याद हैं, तब भी याद थे, भले ही कुछ भी हो लाइफ में, बट खुद के सपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने सपनों को लेके हमेशा जोश और जुनून के साथ होना चाहिए। तो वो जुनून तो मुझ में अभी भी है, तब भी था, और हमेशा रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ और वही पूरा करना चाहती हूँ। तो अभी किस तरह की आप तैयारी कर रही हैं? पेरिस में है नेक्स्ट ओलंपिक्स जो है, किस तरह की आपकी तैयारी है? अभी मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज
बाद में मुझे कोविड भी हो गया था एंड उससे भी बाहर निकलना है, उसकी भी रिकवरी करनी है। तो पूरे तरीके से फिजिकली भी मेंटली भी हर चीज़ को लेके अपनी एक तैयारी चल रही है और डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रही हूँ खुद में, ताकि मैं नेक्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकूँ। चलिए, आज जो स्वदेश न्यूज़ है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है, वुमेन जो अचीवर्स हैं उनको सल्यूट कर रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी वुमेन को? मैं वुमेन को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी अपने सपनों को लेके हार नहीं माननी है, चाहे कोई कुछ भी कहे या कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में। अपने लिए हमेशा रास्ता क्लियर रखें और अपने सपनों को कभी ना बदलें, हमेशा आगे बढ़ते रहें अपने जुनून के साथ। सोलो आर्टिस्ट अश्विनी विधाते का कहना है कि जॉब के साथ अपनी कला को जिंदा रखना भी एक कला है। महाराष्ट्र मूल की अश्विनी का कहना है कि उन्होंने भोपाल में सेटल होने के लिए काफी स्ट्रगल किया और अभी भी कर रही हैं। फीमेल आर्टिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जितना काम महिलाओं को करना होता है उसमें मेल आर्टिस्ट को नहीं करना पड़ता है। स्वदेश न्यूज में आज हम लगातार इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वुमेन अचीवर्स से एक के बाद एक बात कर रहे हैं। आइए, इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अश्विनी विधाते, जो कि एक वेल नोन आर्टिस्ट है। किस तरह की इनकी लाइफ रही, क्या स्ट्रगल है, क्या इनका करियर है, आइए इस पर बात करते हैं। अश्विनी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, आप एक बहुत वेल नोन आर्टिस्ट हैं, कई आपने एग्जीबिशंस किए हैं, सोलो एग्जीबिशंस भी रहे हैं, आपके ग्रुप एग्जीबिशन भी रहे हैं। एक आपका बड़ा चर्चित एग्जीबिशन था जब आपने MF फिल्म को डिफरेंट उसमें पोर्ट्रे भी किया था। तो एज एन आर्टिस्ट, चूंकि आप आर्टिस्ट हैं और साथ में आजकल आप टीच भी करती हैं, एक स्कूल में टीचर का जॉब भी करती हैं, तो किस तरह के आपके सामने चैलेंजेस आते हैं? मुझे लगता है कि एज एन वुमेन आर्टिस्ट काम करते हुए देखिए, घर के भी काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, उसके साथ साथ आपको जॉब भी करना होता है। अगर आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं तो ऑब्वियसली आपको जॉब की बहुत ज़रूरत होती है और जॉब के साथ साथ आपको आपकी जो कला है, आपका जो आर्ट है, उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को ज़्यादातर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही है बस। क्या ऐसा लगता है आपको कि मेल आर्टिस्ट के लिए थोड़ी सी लाइफ आसान होती है? ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेल आर्टिस्ट भी, मैं मानती हूँ कि वो भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी इकोनॉमिकली उनको करना पड़ता है कुछ ना कुछ, बट उसके साथ साथ उनको मुझे नहीं लगता कि घर में काम करना पड़ता है जितना हमें फीमेल आर्टिस्ट को करना पड़ता है, और बच्चों को देखना पड़ता है और घर की बारीक जो चीज़ें होती है सारी, उन पे ध्यान देना पड़ता है। भोपाल में आप बेस्ड हैं, एग्जीबिशंस कम होते हैं, थोड़े होते भी हैं, कोविड का काल रहा, आपने एक टीचिंग का जॉब लिया, तो आर्टिस्ट, फुल टाइम आर्टिस्ट ना होके आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो गई हैं, टीचिंग का जॉब लिया आपने, इसके पीछे की वजह? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑब्वियसली बाहर से आई हूँ, महाराष्ट्र से आई हूँ भोपाल में, और भोपाल वाकई काफ़ी सुंदर शहर है, तो मुझे ऐसा लगा था यहीं मैं बस जाऊँ, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ सेटल होने के लिए काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के लिए मुझे जॉब करने की मतलब आवश्यकता पड़ी थी उस टाइम पे, और तब से मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ अपने आप को सेटल करने के लिए। जी। तो फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं है तो टीस रहती है मन में, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां, उसको संभालते हुए आपको अपने आर्टिस्ट को जिंदा रखना है। राइट, ऑब्वियसली, मतलब कौन नहीं चाहता है कि आप फुल टाइम आर्टिस्ट ना हो, बट अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई चांस मिले या इस तरह से कुछ मौका आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं फुल टाइम अपना आर्ट करूँ, अपनी कला पूरा टाइम करती रहूँ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, क्या कहेंगी वुमेन के लिए? मैं वुमेन्स को यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ में जो भी आपके पास कला है या जो भी आपका हुनर है, उसको आप घर के काम या जो भी आप जॉब करते हैं वो करते हुए आप हमेशा उसको भी जिंदा रखिए अपने साथ। आप कितने काम कर पाती हैं? जैसे आप अच्छी पेंटर हैं, तो अब जैसे आपके पास फुल टाइम जॉब है, तो कितना नया क्रिएट आप कर पाती हैं? अगर हम बात करें एक महीने में, चलिए महीने भर में।
देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, कभी कभी कुछ वर्क होता है या कभी कभी मूड की भी बात होती है आर्टिस्ट की। ऑब्वियसली अगर जिस दिन आपका, और मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा मूड अच्छा हो तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा वर्क भी कर सकती हूँ, और जिस टाइम पे नहीं होता है तो नहीं भी करती हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पर्टिकुलर हम इतना ही काम करेंगे, बट ऑब्वियसली मंथली मतलब 3 से 4 इस तरह से वर्क कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो होता होगा ना कि अगर आप फुल टाइम होती तो शायद ज्यादा काम और ज्यादा क्रिएटिविटी कर पाती। ऑब्वियसली इसका फर्क तो पड़ता है कि आपका समय और आपकी इकोनॉमिकली स्थिति, ये दोनों अगर आपके अच्छे हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके कला में। जी, चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? जाते जाते मैं कहना चाहूँगी आपको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप अपना हुनर हमेशा बनाए रखें, चाहे आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो। थैंक यू। आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की एकमात्र कथक डांसर अनुराधा सिंह ने विश्व रंगमंच पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। रोजाना 8 घंटे तक रियाज करके अनुराधा आज कला प्रेमियों के लिए जाना पहचाना नाम है। अनुराधा क्लासिकल सोलो आर्टिस्ट है। अनुराधा ने 2019 में फेस्टिवल इंडिया के तहत मेक्सिको में परफॉर्मेंस दिया था। अनुराधा का कहना है कि रियाज और ज्ञान है तो पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। स्वदेश के सितारे में इस कड़ी में मेरे साथ हैं अनुराधा सिंह, जो इंटरनेशनली रिनाउंड कथक डांसर हैं। मध्य प्रदेश में इकलौती हैं जो 2 घंटे का स्टेज परफॉर्मेंस देती है। अगर 100 की गति से शुरू करती हैं तो 2 घंटे के बाद भी उसी गति में ही डांस परफॉर्मेंस को खत्म करती हैं। किस तरह के उनके अचीवमेंट्स रहे, किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, आइए हम इस विषय पे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। आज हम लगातार इंटरनेशनल वुमेन्स डे में वुमेन किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं अपने करियर में, उसको ओवरकम कैसे करती हैं, क्या अचीव करती हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में कथक की संभावनाएं तो शायद लगभग शून्य रही होंगी जब आपने किया, और आज तक आप परफॉर्म कर रही हैं, तो कैसे आप इस चैलेंज को ओवरकम करें? हाँ, मध्य प्रदेश में क्लासिकल कथक डांसर्स नहीं थे, तो हम लोगों ने स्कॉलरशिप में सीखा कथक, गुरु शिष्य परंपरा में डेली 8 घंटे हम लोग सीखते थे। तो ऐसे वर्षों तक चला। तो जो हमारा रियाज और ज्ञान था उसकी बदौलत आज मैं क्लासिकल सोलो आर्टिस्ट हूँ, और मैं इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस की आउटस्टैंडिंग कैटेगरी आर्टिस्ट हूँ। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो सेल है वो हमें भेजता है फेस्टिवल ऑफ इंडिया करने। अभी हाल ही में 2019 दिसंबर में मैं मैक्सिको गई थी। वहाँ ऑल्टरनेट डेज मेरे परफॉर्मेंस थे अलग अलग जगह, तो एम्बेसडर भी देखने आए थे। कहीं 10,000 ऑडियंस है, कहीं 5,000 है। तो वहां तक पहुंचने के लिए और उस काम को आउटस्टैंडिंग कैटेगरी तक ले जाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हम दिल्ली या बॉम्बे जैसी सिटी में नहीं रह रहे हैं, हम भोपाल में रह रहे हैं। और भोपाल में रहते हुए बहुत सारा रियाज और बहुत सारा ज्ञान अगर आपके पास है तो आप पूरे वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। और मेरी एक किडनी भी खराब है बाई बर्थ, तो उसकी वजह से मेरा बीपी भी हाई रहता है। तो ये सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हुए और रियाज पे पूरा ध्यान देते हुए और इस स्पीड में, जैसे मेरे चक्कर्स हैं तो 140 चक्कर पर मिनट हैं, मतलब 140 चक्कर्स में लेती हूँ 1 मिनट में। तो उस स्पीड में काम करना, और फुटवर्क, मैंने घुंघरू वादन का आविष्कार भी किया है, क्योंकि वर्ल्ड में फुट परकशन पर कोई भी वाद्य नहीं बजाया जा सकता। तो चूंकि मुझे घुंघरू मेरे उसमें बैलेंस बहुत है, तो मैंने रिसर्च करी और इस पर 1.5 घंटे का घुंघरू वादन बनाया। मतलब एक ही स्थान पर खड़े होके पूरी लय से बंधी हुई अलग अलग फरमाइशी चीजें करी, और ऐसी जगह करी जहां पर डांस अलाउड नहीं। ऐसे फेस्टिवल्स में जैसे बैजू बावरा नेशनल फेस्टिवल या कहना चाहिए बाबा हरवल्लभ संगीत समारोह, इस टाइप के जो फेस्टिवल्स हैं। और मैंने पहला परफॉर्मेंस अपना अब्रॉड में दिया था 1980, बहुत ही उस समय मैंने दिया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया जब हुआ था
मॉस्को में। और अभी मतलब उसके बाद कितनी सारी एम्बेसीज में, जैसे अबू धाबी वहाँ इंडियन एम्बेसी, फिर बैंकॉक, फिर सिंगापुर सूर्या फेस्टिवल, सिफास फेस्टिवल, ऐसे मतलब लगातार प्रोग्राम्स। अनगिनत अचीवमेंट्स हैं आपके, आपने बहुत अच्छे विस्तार में बताया, बड़ा इंकरेजिंग है। जो सुन रहे होंगे वो भी, जो वुमेन सुन रही होंगी उन डेफिनेटली इंस्पायर होंगी आपके इस जर्नी से कि किस तरह से आपने बीपी है उसको ओवरकम किया। आप रियाज लगातार करती हैं, भोपाल जैसे छोटी से शहर में है, लेकिन इसने आपकी उड़ान को रोका नहीं। आप पूरी इंटरनेशनल जाती रहती हैं, एम्बेसडर हैं, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या कहेंगी, क्या यूएसपी रही, क्या चीज ने आपको मदद की ये सारी चीजों को ओवरकम करने में? एक औरत होने के नाते हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी फैमिली, हमारा प्यार, जो हमारा गुण होते हैं जो नारी के, वो सबको लेके चलती है, तो वो सबका साथ देती है। लेकिन जब हमें उड़ने की बारी आती है तो हमें लगता है हम बहुत सारा कुछ कर जाएं। तो जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हुई परिवार के दायित्वों की, तो फिर मैंने पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पे डाला, क्योंकि यही मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छा करूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सीखा था और बहुत रियाज किया था। तो इसलिए मेरे अंदर से हमेशा लगता रहता है कि मुझे मंच मिले और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं और कथक को, जो हमारी परंपरा है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए हमारी संस्कृति। बहुत अच्छा आपका थॉट है कि अपनी जो कल्चर है उसको बढ़ावा दें, और आप जो है रियाज करती हैं, लेके जाती हैं। इस सब के बीच में नेगेटिविटी भी बहुत रही होगी। आप चूंकि डांस करती हैं, देखने में अच्छी हैं, इतनी अच्छे आप आगे बढ़ रही थी, तो उस नेगेटिविटी को आपने कैसे हैंडल किया? नेगेटिविटी तो डांस में नहीं होती है। कोई भी स्त्री की अगर हॉबी होती है तो नेगेटिविटी किल होती है उस हॉबी से, क्योंकि हम इतने डांस में तो थक भी जाते हैं पसीना, क्योंकि रोज 3 घंटे 4 घंटे रियाज करते हैं, तो फिर हम रिफ्रेश हो जाते हैं, कहना चाहिए। तो जब हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा गुस्से में निकलता है डांस में, तो हमारा रियाज और अच्छा होता जाता है। और जितना अच्छा रियाज होता है उतना बॉडी में चीजें सेव हो जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं स्टेज पे। तो नेगेटिविटी से मुझे फायदा हुआ है। अच्छा, आपको नेगेटिविटी से फायदा हुआ, आपने उसको अपना फायदे के लिए यूज किया। क्या कहेंगे आपके, हालांकि आपने बता दी आपकी क्या अचीवमेंट्स, खूब सारी अचीवमेंट्स आपने बताई, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है क्या रहा? इसके अलावा मुझे ये लगता है कि आज हमारे देश में जो दिखाया जा रहा है, जितने शोज टीवी में होते हैं या जितने भी फेसबुक पर, आजकल सब बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो उसमें तरह तरह की चीजें आती हैं और मॉडर्न इसे कहा जाता है कि हम मॉडर्न हैं, तो हमारी क्लासिकल जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरा है वो छूट रही है। जबकि वर्ल्ड में दी बेस्ट क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हमारे देश का है। जब मैं वहां पर गई 10,000 ऑडियंस थी और मतलब 10-10 सेकंड की मैं परफॉर्मेंस में, वो 20 सेकंड से ज्यादा की ताली बजती थी। मतलब जो ऑडियंस इंडिया में बजाती ताली उससे 4-5 गुना ज्यादा बजाते हैं वो। मतलब पूरी वर्ल्ड में ऐसा डांस फॉर्म कहीं नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ना भागें और हमारी जो 5000 साल पुरानी जो सभ्यता और जितना ज्ञान है उसको समेटें अपने अंदर और ऊंची उड़ान भरें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको फैलाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि वी शुड रिटर्न बैक टू आवर रूट्स, हम अपने कल्चर को अपनाएं। जाते जाते वुमेन को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने खुद जो भी किया है अभी तक, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसी दिशा में और आगे बढ़ें और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए और पेशेंस रखते हुए और बहुत ऊंचे दर्जे पे अपने ज्ञान को लेके जाएं और खुश रहें सब लोग। आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा हमारी इन बहनों ने कैसे अपने संघर्ष, समर्पण और सतत प्रयास से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग जगह बनाई है। ये इस बात की नाज़ीर है कि आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये दिन इन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। स्वदेश न्यूज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम करता है।